तो नमस्कार सभी साथियों को। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 का अध्याय एक वास्तविक संख्याएं जो पाठ है आपका उसको हिंदी में बड़े ही सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा ये जो इनिशिएटिव है वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के जितने भी बच्चे या फिर गांव देहात के जितने भी बच्चे हैं जिनको हिंदी में पाठ का जो उत्तर है और कुछ लेने में अगर दिक्कत आती है, उन्हें किसी भी प्रकार की कोचिंग जाने से छुटकारा मिल सकता है। उन्हें मेरे वीडियो के माध्यम से कोई गांव देहात में अगर बच्चा बैठकर मेरे हिंदी में बनाए गए कंटेंट को अगर देखता है तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो इसलिए मैं शुरू करता हूँ। आज की मेरी ये पहली कक्षा है, गणित का अध्याय 1 मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपके सामने, जो कि पूर्णतया हिंदी में रहेगा। मैं जितना हो सकेगा उतना, नहीं पूरा का पूरा, मैं हिंदी में आपको ये पूरा का पूरा पाठ बड़े ही आसान शब्दों में समझाने जा रहा हूँ। तो कृपा करके आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने उस साथी के साथ जरूर शेयर करें जिसे हिंदी में मेरे द्वारा जिसे हिंदी में बताए गए कंटेंट की कमी महसूस होती है और वो कहीं ना कहीं इंग्लिश का बैरियर समझकर यूट्यूब पर जितने भी क्लासेस है वो इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी में क्लासेस बहुत ही कम अवेलेबल है। तो हिंदी में क्वालिटी क्लासेस आपको देने जा रहा हूं मैं, बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के साथ में। अच्छी गुणवत्ता जिसे क्वालिटी में इसे भी हिंदी में कहता हूँ, अच्छी गुणवत्ता के साथ में आपको क्लास देने जा रहा हूं मैं। तो अपने साथियों के साथ में शेयर कर दीजिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला पाठ हमारा वास्तविक संख्याएं, कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं के अनुसार मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जो क्योंकि आपके बोर्ड करीब ही हैं, इसलिए ये आपके बोर्ड में रिवीजन में भी काफी सहायता करेगा। अगर आप इसका रिवीजन के तौर पर इसको देखना चाहते हैं तो इसको 2 की स्पीड में करके देखें। और अगर आपको पहली बार, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इस पाठ को अगर पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप इसे इत्मीनान से अपना पेन पेपर सब कुछ नीचे रख के देखिए। मैं आपको नोट करने का समय भी दूंगा अच्छे से। बस आपको अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम 5 चीजों के बारे में पढ़ने जाएंगे शुरुआत में। ये आपको 5 चीजें चैप्टर में धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगा पाठ में कैसे 5 चीजें काम आती है। सबसे पहला, भाज्य संख्याएं। सबसे पहला टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, भाज्य संख्याएं क्या होती है। जैसा कि मैंने इसमें तैयार किया है, क्या लिखा हुआ है, जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर बताना चाहूँ, एग्जाम्पल मेरे पास में उदाहरण, इसे भी मैं हिंदी में लिखूंगा दोस्तों। उदाहरण, उदाहरण क्या होगा, वो संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो। जैसे कि मेरे पास में 10 है, तो 10 आपको पता है दोस्तों, 10 किस किस के साथ में विभाजित होती है। 10 एक तो 2 से विभाजित हो जाएगी, 10 5 से भी विभाजित हो जाएगी, और 1 से तो 10 विभाजित होगी ही। और 10 अपने साथ में 10 से स्वयं से विभाजित होगी, यहाँ लिखा हुआ है स्वयं से भी, मतलब 10 के पहाड़े में 10 तो आता ही है, 10 एकम 10। और एक के पहाड़े में भी 10 आता है, मतलब एक एक दाया 10। और दूसरी बात, दो के पहाड़े में भी 10 आता है, दो पंजे 10। और चौथी बात, पांच के पहाड़े में भी 10 आता है, यानी पांच दूनी 10। यानी भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो स्वयं के अलावा, स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। स्वयं से तो ये हो गया, एक ये हो गया, अन्य संख्या कौन कौन सी हो गई, एक तो 2 और एक 5, ये हो गई अन्य संख्याएं। ठीक है दोस्तों, भाज्य संख्या मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आएगी। अगर फिर भी अगर दिक्कत आती है तो एक और हम उदाहरण से समझ लेते हैं। भाज्य संख्याओं का दोस्तों एक और उदाहरण है हमारे पास में 15। उदाहरण मैं लेके चलता हूं तो 15। अब दोस्तों आपको पता है 15 जो संख्या है वो दो 3 के पहाड़े में भी आती है, वो 5 के पहाड़े में भी आती है। जैसा कि मैंने लिखा है, एक के पहाड़े में तो हर संख्या आएगी और खुद के स्वयं के पहाड़े में भी आती है। यानी कि 15 को हम एक का गुणा अगर 15 बार करते हैं तब भी 15 आएगा, 15 का गुणा एक बार करेंगे तब भी 15 आएगा। यानी कि पहाड़ा, 15 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तब भी 15 आएगा, और एक का पहाड़ा 15 बार बोलते हैं तब भी 15 आता है। मतलब कोई भी संख्या हो, चाहे भाज्य हो चाहे अभाज्य हो, वह संख्या स्वयं से और एक से तो हमेशा विभाजित होती है। उसके अलावा जो संख्या, अगर किसी और संख्या, जैसे कि यहाँ पर 3 का गुणा मैं 5 से करता हूं तो मेरे पास में 15 मिलता है। और यदि मैं 5 का गुणा 3 से करता हूं तो भी मुझे 15 मिलता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि ये संख्या 3 के पहाड़े में भी आती है और 5 के पहाड़े में भी आती है। तो जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है, मैंने आपको बताया हुआ है कि यह वह संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित होती है, वो कौन सी संख्याएं कहलाती है दोस्तों, वो कहलाती है भाज्य संख्याएं। तो अब भाज्य संख्याओं की परिभाषा से और उदाहरण से आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि भाज्य संख्या क्या होती है।
इसका उदाहरण मैंने आपको दे दिया। अब उदाहरण और भी अच्छे से मैं प्रस्तुत करना चाहूँ तो उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पे उदाहरण 5, 10, 15, 27, 36 ये सभी संख्याएं दोस्तों भाज्य संख्याएं की श्रेणी में आती है, क्योंकि ये स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है। इसके विपरीत यदि हम अभाज्य संख्याओं की बात करें तो वो केवल और केवल स्वयं और एक के अलावा और किसी से भी विभाजित नहीं होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं होती है हमारे पास में। उदाहरण लेके चलेंगे। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास में? वह संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से विभाजित ना हो, जैसे कि दो। दो सिर्फ और सिर्फ स्वयं यानी कि दो से विभाजित होती है, और एक से हर संख्या विभाजित होती है। मैं पहले शुरुआत में आपको ये सब कुछ बताता चलूंगा। दूसरी अभाज्य संख्या हमारे पास में आती है 3। तीसरी अभाज्य संख्या हमारे पास में आती है 5। चौथी हमारे पास में आती है 7। उसके बाद में 8, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 12 नहीं, 13, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17, 18 नहीं, 19, 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, 23, 24 नहीं, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, सीधा 29। 29 के बाद में आएगा 31। 31 के बाद में आएगा 37। 37 के बाद में आएगा 41। 41 के बाद में आएगा 43। 43 के बाद में आ जाएगा हमारे पास में 47। तो जैसा कि हम ऐसे आगे बढ़ते ही चलेंगे तो ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें से कोई भी संख्या निकालते हैं हम लोग, जैसे कि 23। 23 का भाग 23 में लगता है, क्योंकि 23 एक कम 23 आता है। एक का भाग 23 में लगता है। एक को जब 23 से गुणा करेंगे तब हमारे पास में 23 आएगा। पर क्या आप जानते हैं 23 और किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आता है? नहीं आता है। 23 किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सम संख्या वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक क्या होता है? 0, 2, 4, 6 या 8 हो। इकाई का अंक क्या होता है? अब जैसे कि मैंने एक संख्या लिखी यहाँ पर आपके सामने, 4112 संख्या लिखी। तो ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का, ये सैकड़ा और ये हजार, इसे बोलते हैं इकाई का अंक। तो यदि दोस्तों आपके इकाई के अंक में क्या क्या, या तो इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 आपको मिलता है, तो वो सभी संख्या कौन सी संख्या है? सम संख्या है। और इनके अलावा बचा कौन सा? 1, 3, 5, 7 और 9, ये जितनी भी संख्याएं बची है, अगर इनका इकाई का अंक होता है तो वो संख्या क्या होती है? विषम संख्याएं। जैसा कि एग्जाम्पल परिभाषा में मैंने आपके सामने बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया हुआ है कि इकाई का अंक जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 हो वो सम संख्याएं, और इकाई का अंक जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 हो वो विषम संख्याएं। एग्जाम्पल उदाहरण हम लोग लिखेंगे दोस्तों। उदाहरण क्या हो जाएगा इसका? 12, 14, 28, 3002, 7222, ये सभी कौन सी संख्याएं हैं? ये सभी की सभी सम संख्याएं हैं। एक इसका भी ले लेते हैं 1000, ये सम संख्या का उदाहरण है। और विषम संख्या जिनके इकाई का अंक क्या हो जाएगा? जिनके इकाई का अंक हो जाएगा हमारे 1, 3, 5, 7, 9, जैसे कि 1331, 123। 130 तो नहीं लिखेंगे हम लोग, क्योंकि ये अभाज्य संख्या के रूप में आ जाएगी हमारे पास में। नहीं, 123 अभाज्य संख्या नहीं है, 123 3 से विभाजित हो जाएगी। और इसके अलावा 225, 27, ये सभी कौन सी संख्या है? ये सभी विषम संख्या है, क्योंकि इनके इकाई का अंक क्या है? इनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 के अलावा कुछ भी इनमें इनका इकाई का अंक है। ठीक है। तो ये सभी आपके सामने चार भाज्य, ये इसका आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे हमारे पाठ में ये जरूरत आएगा। हाँ, हमारे पाठ में सिर्फ सम संख्या की जरूरत पड़ेगी और भाज्य की। क्योंकि मैं भाज्य पढ़ा रहा था तो मैंने अभाज्य अभाज्य की जरूरत पड़ेगी, तो चूंकि मैं अभाज्य पढ़ा रहा था तो मुझे भाज्य भी पढ़ाना पड़ा। और चूंकि मुझे सम संख्या पढ़ानी थी तो मुझे विषम भी पढ़ानी पड़ी। अब आते हैं भाजकता के नियम पे। भाजकता के नियम से हमारा एक प्रश्न हल होगा, इसलिए उसकी भी थोड़ी सी जानकारी मैंने देना आपको उचित समझा। दो भाज्यता मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आप संख्या को देख कर ही पहचान ले कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी, 3 से होगी, 5 से होगी, 10 से होगी, किससे होगी? आपको ये पता होना चाहिए। कैसे पता होगा? आपको किसी संख्या को देखने मात्र से अगर पता करना है कि ये संख्या 2 से विभाजित होती है या फिर नहीं, आपको ध्यान रखना है उसके इकाई के अंक में अगर 0, 2, 4, 6 और 8, अगर आपको उनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 दिखता है तो दोस्तों बधाई हो, आपको पता लग चुका है ये संख्या 2 से विभाजित होती है। कैसे? तो आप इसकी सीधी परिभाषा ये भी कह सकते हैं, जितनी भी सम संख्या है सभी सभी किससे विभाजित होगी? 2 से, क्योंकि 2 की भाजकता का नियम कहता है कि उसकी अगर इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, वो 2 से विभाजित होगी या नहीं। कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1, 2, 4, 6, 4, 8, 2, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 8, 1, 3,
इसको 7 कर देता हूँ। 3 4 4। अब आपको बताना है ये संख्या 2 से विभाजित है या फिर नहीं। ये संख्या 2 से विभाजित होगी। आपको इसके इकाई का अंक को देखना है। इसके इकाई का अंक क्या है? सम संख्या इकाई का अंक क्या है इसका? 0 2 4 6 8 हो सकता है और ये संख्या भी सम है। अगर है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। इसके इकाई का अंक देखिए दोस्तों, इसके इकाई का अंक क्या है? 1 है। इकाई का अंक 1 है यानी कि विषम संख्या है। विषम संख्या है तो विभाजित नहीं होगी। ये भी इसके इकाई का अंक क्या है? 7 है। ये भी विषम संख्या है तो ये भी विभाजित नहीं होगी। और इसके इकाई का अंक है 4 जो कि एक सम संख्या है तो इसका विभाजन हो जाएगा। यानी कि 2 की भाजकता का नियम बहुत ही आसान है। उसमें क्या लिखा है? 2 की भाजकता का नियम है यदि हमें सम संख्या है तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी और सम संख्या नहीं है तो 2 से विभाजित नहीं होगी। अगला 3 की भाजकता का नियम। अब काफी बच्चों में ये एक धारणा बनी रहती है कि यदि 2 की भाजकता का नियम इकाई का अंक सम संख्या है तो 2 से विभाजित हो जाएगी। पर यदि इकाई का अंक पर यदि इकाई का अंक 2 नहीं होकर इकाई का अंक या उसके अलावा सम संख्या के अलावा अगर होता है 1 3 5 6 7 9 होता है तो 3 से विभाजित होती है। ये सबसे बड़ा आपके गलत धारणा बनी हुई है मन में, क्योंकि 3 की भाजकता का नियम बिल्कुल अलग है। 3 की भाजकता का नियम कहता है कि यदि सपो ये मान लीजिए आपके पास में संख्या दी हुई है 441, आपके पास में संख्या है 5204, तो आपको पता करना है ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं बिना विभाजित किए। तो आपको क्या करना है, आसानी से आपको इनके अंकों का योग कर देना है। 441 के अंकों का योग 4 प्लस 4 प्लस 1, 4 और 4 8 और 1 कितना होता है? 9। क्या दोस्तों 9 3 से विभाजित है? 3 का पहाड़ बोलते हैं, 3 तिया 9 होता है। अगर 9 3 से विभाजित होगा तो 441 भी 3 से विभाजित होगा। इसी प्रकार इससे को ऐड करते इसको जोड़ते हैं 5 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4, यानी कि 4 और 2 6 और 5 11। 11 दो संख्या होगी, एक और एक वापस से इसको जोड़ देंगे, एक और एक कितना होता है? 2। क्या दोस्तों 2 3 से विभाजित होता है? नहीं होता है। तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो इतना आसान है 3 की भाजकता का नियम। 2 की भाजकता हमने पढ़ ली, 3 की भाजकता हमने पढ़ ली। अब हमारे पास में आती है 5 की भाजकता। तो 5 की भाजकता को पढ़ने के लिए क्या करेंगे? 5 की भाजकता का मतलब है यदि इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो तो वो अंक 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि यदि मेरे पास में 525 है तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा क्योंकि इसके इकाई का अंक 5 है। यदि मेरे पास में 1005 है तो ये भी 5 से विभाजित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके इकाई का अंक है 5। यदि मेरे पास में है 200, क्या ये 5 से विभाजित हो जाएगा? तो हाँ दोस्तों, ये 5 से विभाजित हो सकता है क्योंकि इसके इकाई का अंक है 0। तो शून्य, क्योंकि इकाई का अंक 0 और 5 होता है तो वह संख्या किससे विभाजित हो सकती है? 5 से। वह संख्या आसानी से विभाजित हो सकती है। इसी के साथ यदि मैं आपको बताना चाहूं कि 10 की भाजकता का नियम क्या होता है, तो 10 की भाजकता का नियम बहुत ही आसान है। जैसा कि 5 का इकाई का अंक 5 या 0 होगा तो वो 5 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार यदि कोई संख्या में इकाई का अंक 10 है तो वो 10 से विभाजित हो जाएगी। बहुत ही आसान। जैसे 200 के इकाई का अंक है 0 तो ये 10 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार 500 का इकाई का अंक है 0 तो 10 से विभाजित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये था इस पूरे पार्ट का एक बेसिक, आपको एकदम तरीके से तैयार कर दिया मैंने। अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा एक्सरसाइज 1.1 यानी कि हमारा 1.1 से प्रश्न होने जा रहे हैं। आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित, यहाँ पे लिख जाएंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारे पास में है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य मतलब अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में हमें इसको व्यक्त करना है। अभी आपको मैंने अभाज्य संख्या पढ़ाई थी, यानी कि हमें इसको अभाज्य संख्याओं से ही गुणा करना है। कौन सी संख्याओं से? अभाज्य संख्याओं से। और गुणा करने का जो क्रम होगा दोस्तों वो जो होगा आरोही क्रम। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको 2 से गुणा करके देखना है, 2 से भाग करना है। उसके बाद में 3 से चेक करना है 3 से हो गया या नहीं। इनमें आपके भाजकता के नियम काम आएंगे। देखिए मैंने आपको शुरुआत में जो भी चीज पढ़ाई है वो सभी की सभी इस प्रश्न में लागू हो जाएगी। इसलिए आपको इत्मीनान से सिर्फ और सिर्फ देखना है। सबसे पहले 2 से आपको विभाजित करना है, उसके बाद में 3 से, उसके बाद में 5 से, फिर 7 से, फिर नहीं होता है तो भी 11 से, फिर 13 से, उससे भी नहीं होता है तो 17, फिर 19, फिर 23। ऐसे आपको क्रमशः आगे बढ़ते रहना है। इसे हम लोग यहाँ पे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें आगे प्रश्न करने में इसको इसकी सहायता मिलेगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 1 का पहला 140, 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? ये आपको काम रफ में करना है। 140 को
ये अभाज्य गुणनखंड की विधि होती है। इसमें सबसे पहले हमें किससे विभाजित करना है? 2 से। तो दोस्तों आपको 2 से विभाजित का नियम मैंने आपको पढ़ाया था। 2 से विभाजन का नियम क्या कहता है? यदि इकाई का अंक सम है, अगर संख्या यदि सम है तो वो 2 से विभाजित होगी। क्या ये संख्या सम है? हाँ, सम है, क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है? 0। जिसके भी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो संख्या सम होती है। तो ये सम संख्या है, इसका मतलब इसका विभाजन 2 से हो जाएगा। तो 2 से विभाजित करते हैं दोस्तों। 2 से विभाजित किया, 2 सत्ते 14 और 0 का 0। वापस से 2 से विभाजित हो रहा है। 2 से विभाजित के बाद में आया 35। 2 से अब विभाजित नहीं हो सकता, क्योंकि ये अब ये विषम संख्या बन चुकी है। तो देखते हैं हम 3 से विभाजित होता है या नहीं। 3 से विभाजन का नियम याद कीजिए दोस्तों। 3 से विभाजन का नियम था, हमें संख्याओं को जोड़ देना है। तो क्या 35 3 से विभाजित हो रहा है? 35 3 से विभाजन का मतलब 3 और 5 को जोड़ने पर कितना आता है? 8। क्या 8 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। तो 35 भी 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। छोड़ो, कैंसिल करो, आगे बढ़ो। अगला हमें किसे चेक करना है? 5 से। पहले हमने इससे किया, फिर हमने इससे किया, अब हम इससे करेंगे। 5 से चेक करेंगे दोस्तों। अब हम 5 के भाजकता का नियम क्या कहता है? यदि आपके इकाई का अंक 5 या फिर 0 होता है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, 5 इसमें इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो जरूर ये 5 से विभाजित हो जाएगा। तो इसको 5 से विभाजित करेंगे। 5 सत्ता 35। अब आपको क्या लग रहा है? अब ये 7 किससे विभाजित होगा? चूंकि 7 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, तो 7 सिर्फ और सिर्फ 7 से भाजित होगी। इसलिए अंत में आ जाएगा इसके 7। जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाता तब तक आपको करते रहना है। तो 140 को हम अभाज्य गुणनखंड में कैसे लिखेंगे? कितनी बार आया? 2 × 2 × 5 × 7। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 की घात 1 है, 2 की घात 1 है। यदि घात आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। आधार यहाँ पर दोनों में 2 है, घात यहाँ की 1, यहाँ की 1, 1 और 1 जोड़ के आ जाएगी 2। गुणा होगा हमारे पास में 5, गुणा होगा हमारे पास में 7। तो दोस्तों पहला प्रश्न हमारे पास में खत्म हो चुका है। 140 पहला प्रश्न खत्म। दूसरा प्रश्न आपके सामने मैं हल करने जा रहा हूँ। 156 को हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से करना है। बिल्कुल वही तरीका। 156 को मैं यहाँ पे लिखूंगा, आराम से धीरे धीरे किया जाएगा इसको। सबसे पहले 2 से हम भाग करेंगे, क्योंकि ये संख्या सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। मेरी ये वाली आप ध्यान रखिएगा। 2 से करना है, 3 से करना है, 5 से करना है, 7 से करना है, 11 से करना है, 13 से करना है, ऐसा करना है आपको। सबसे पहले 2 से हमने किया, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। अब 2 का भाग लगाएंगे आपको आसानी से। 156 में यदि आप 2 का भाग लगाना चाहें, आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं, यदि आप इतना आपको आना चाहिए। वैसे नहीं आता है तो देखिए कोई बात नहीं, अब सीख जाएंगे। 15 में से 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा। 16 यहाँ पर, 2 अट्ठे 16, यानी कि कितना है? 78। 78 यहाँ पे मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब 2 से करेंगे हम लोग भाग फिर से, क्योंकि ये सम संख्या है और सम संख्या का विभाजन आराम से हो सकता है। 2 तिया 6, 2 नम 18। अब आपको दोस्तों दिख रहा होगा, ये अब विषम संख्या बन चुकी है। विषम संख्या का 2 से विभाजन नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे? इसलिए अब हम चेक करेंगे 3 से हो रहा है कि नहीं। तो 3 का विभाजकता का नियम याद करें दोस्तों, जल्दी से। हमें अंकों को जोड़ना है, यानी 3 और 9, 3 प्लस 9, 3 प्लस 9 कितना होता है? 12। 12 अभी भी नहीं समझ में आ रहा? 12 कोई बात नहीं, एक बार और जोड़ लो। 1 प्लस 2 कितना होता है? 3। क्या 3 3 से विभाजित होता है? तो दोस्तों हाँ, होता है। इसका मतलब 39 भी 3 से विभाजित होगा। करके देख लेते हैं दोस्तों 3 से विभाजन। ये आया यहाँ पे 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। क्या दोस्तों आपको क्या लगता है? 13 क्या? 13 एक अभाज्य संख्या होती है। 13 अभाज्य संख्या है, तो इसका और किसी भी संख्या से विभाजन नहीं होगा। इसका मतलब इसे अंत में हमें 13 से करना पड़ेगा। 1 आ चुका है, मैंने जैसा आपको बताया था। 1 तक हमें करते रहना है, आगे बढ़ेंगे। अब इसे लिखना है 2 इंटू, कितनी बार में आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। दोस्तों आपको बता देता हूँ मैं, ये रफ कार्य है, इसको आपको रफ में करना है। ये भी रफ कार्य है, आपको इसको टीचर को दिखाते हुए नहीं करना है। आपको इसको अपनी रफ शीट के ऊपर पीछे की ओर, आपको जो एग्जाम में जो प्रश्न आपको अपने परीक्षा के समय जो भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका मिलती है, उसको आपको सबसे पीछे वाले पृष्ठ के ऊपर आपको ये हल करना है। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है। आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, 2 की घात 1 और 2 की घात 1 यहाँ पर है। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। हमारे पास में प्रश्न 2 भी हमें सॉल्व हो चुका है। अब हम करेंगे तीसरा, और तीसरा प्रश्न इसका साथ में कैसे करेंगे देखिए दोस्तों। तीसरा, एक काम करें, आप यहाँ तक इसको नोट कीजिए। तीसरा प्रश्न हम अगले टेबल पे करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं मिटा दूं, नहीं मिटाएंगे नहीं, इसको पीडीएफ भेज दूंगा मैं आपके पास में। ठीक है। तीसरा क्या है हमारे पास में?
3825 3825 का सबसे तीसरा प्रश्न हमारे पास में है। 3825 3825 को हल करने के लिए 3825 ये रफ वाला काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको विभाजित भाज्य संख्या यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 3 5 7 11 13 19 23 इनसे चेक करना है। सबसे पहले 2 से, क्योंकि ये संख्या विषम संख्या है तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाजित चेक करते हैं। 3 से चेक करने के लिए 3 8 2 5 के अंकों को जोड़ देंगे। 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5 जोड़ते हैं दोस्तों। 8 और 3 होता है 11, 11 और 2 होता है 13, 13 और 5 होता है 18, 18 भी नहीं समझ में आ रहा तो 1 और 8 फिर से जोड़ देते हैं इनको। 1 और 8 होता है 9। क्या 9 3 से विभाजित होता है? हाँ होता है। तो इसका मतलब 3825 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब हमें 3 से विभाजित करना है 3825 को। 3 का लिया यहाँ पे। 3825 का विभाजन यदि मैं 3 से करने जा रहा हूँ, आपको अगर नहीं आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 3 एकम 3 8 आएगा। 3 दूना 6 बचेगा 2 नीचे उतरेगा 2 तीनों सत्ता 21 बचेगा 1 नीचे उतरेगा 5 तीनों पंजे 15 कितना आया हमारे पास में 1275। अब हमें फिर से चेक करना है, फिर से देखना है, फिर से हमें जांच करनी है इस चीज की कि क्या ये 3 से विभाजित हो रहा है, यानी कि ये 1275 3 से विभाजित हो रहा है। तो अंकों का योग करके देखते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5 तो 1 और 2 होता है 3, 7 और 3 होता है 10, 10 और 5 होता है 15, यानी कि हमारे पास में इनको जोड़ने पर उत्तर आया 15। 15 भी नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो आगे बढ़ो। 5 और 1 6 को ऐड कर लिया। क्या 3 के पहाड़े में 6 आता है? तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, हाँ जी आता है। इसका मतलब ये भी 3 के पहाड़े में आएगा। तो देरी किस बात की, भाग करते हैं। किसमें करना है? 3 1275 से 3 का भाग लगाइए। 3 एकम 3 3 चौक 12 3 चौक 12 यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ 0 3 दूना 6 1 बचा यहाँ पे 5 आया इधर तीनों पंजे 15 425 हमारे पास में 3 आ गया 425। अब आपको दिमाग लगाना है, आप खुद ये हिसाब लगाए सोचिए कि क्या 425 3 से विभाजित होगा। मैंने जो आपको नियम पढ़ाया वो नियम याद करें। 425 यानी कि 4 प्लस 2 प्लस 5 यानी कि 4 और 2 6 और 5 11। क्या 11 3 से विभाजित होता है? नहीं होता। नहीं समझ में आ रहा? 1 और 1 दोनों ऐड कर लो 2। क्या 2 3 से विभाजित होता है? नहीं होता। इसका मतलब 425 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। 2 चेक कर लिया नहीं हुआ, 3 चेक कर लिया हो गया। 5 को चेक करना है। 5 की भाजकता का नियम क्या था? 5 की भाजकता का नियम फिर से याद दिला देता हूँ। इकाई का अंक या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। यहाँ इकाई का अंक क्या है? 5 है। इसका मतलब ये 5 से विभाजित हो जाएगा। तो कर लेते हैं, देरी किस बात की दोस्तों। वापस से 5 से विभाजित करेंगे इसको। 5 एकम 5 5 अट्ठे 40 2 बचेगा 55 25। आप इसको नहीं होता ऐसे तो कोई बात नहीं, ऐसे करके देख लो। 5 एकम 5 5 अट्ठे 40 यहाँ पर आ चुका है। 40 42 में से 40 गया बचा 2 नीचे उतरा 5 55 25 आपके पास में उत्तर आ गया 85। यहाँ पे लिख दिया। फिर से 85 5 से जा रहा है। अब आप देख सकते हैं, एक बार अगर आपने चेक कर लिया 5 तक तो आपको वापस 2 और 3 से चेक नहीं करना है। आपको आपको पता है 5 से चला गया है तो ठीक है। अब ये भी 5 से जा रहा है तो इसको भी 5 से करो। 5 से ये जाएगा 17 बार। यहाँ पे 17 लिखना भूल गया मैं। 13 17 19 और 23। क्योंकि 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब इसका वापस भाग जाएगा 17 में एक बार। तो आप इस देख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। कैसे लिखना है? 3 की घात 1 3 की घात 1 5 की घात 1 5 की घात 1, क्योंकि आधार समान है घात जुड़ जाएगी। 3 की घात 2 5 की घात 1 और 5 की घात 1 कितना हो जाएगा? 5 की घात 2 इंटू 17। ये आपके पास में उत्तर आ चुका है। ये तो आपको रफ में करना है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास में चौथा प्रश्न है इसका। चौथा प्रश्न क्या था? प्रश्न चौथा प्रश्न है हमारे पास में 5005। तो हम अगर 5005 को करना चाहें तो देखिए 5005 को कैसे करेंगे। सबसे पहले वापस से मैं लिख देता हूँ। 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 इनसे चेक करना होगा। सबसे पहले हमें चेक करना है 2 से। क्या ये सम संख्या है? नहीं है। क्या तो सम संख्या है तो 2 से नहीं जाएगा। अब 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5
5 में 0 जोड़ूंगा तो 5, 5 में फिर 0 जोड़ूंगा तो 5, 5 में 5 जोड़ूंगा तो 10। क्या 10 का भाग 3 में जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो 3 में भी ही जाएगा। डायरेक्ट अभी सीधा किस में जा रहा है? 5 में जा रहा है। अब इसको करते हैं 5 में, 5005 भाग लगेगा 5 से, तो 5005 में 5 का भाग लगेगा तो 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब देखते हैं 5 में जा रहा है, चला गया? नहीं। अब 7 का भाजकता का नियम आपको पढ़ना, आपको भाग लगा के देखना पड़ेगा। क्योंकि मुझे पता है इसमें सीधा 11 का भाग जा रहा है, तो हम सीधा 11 से भाग लगाएंगे इसको। 11 से भाग जब जाएगा 1000, 1001 का भाग जब हम 11 से लगाएंगे तो 11 नम 99, 100 में से 99 गया, एक बचा, एक नीचे उतरा, 11 एकम 11, यानी कि ये 91 बार जाएगा। ओ 7 से बता रहना, क्योंकि ये इसको 7 से एक बार करके देख लेता है, क्योंकि आरोही क्रम में हमें बढ़ना होता है। 5 से चला गया, 7 से करके देखेंगे, रफ में करके देखना है फटाफट से। 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा 0, 7 चौक 28, 2 बचेगा, नीचे उतरेगा एक, 7 या 21, यानी कि 143। 7 से जाएगा ये 143 बार। फिर से चेक करके देखते हैं 7 से जा रहा है क्या? 7 से अब 143 7 से नहीं जाएगा, क्योंकि 7 एकम 7, 7 दूनी 14 होता है, इसका में 3 नहीं जा रहा है 7 से। 7 के बाद में हम चेक करते हैं 11, क्या 11 से इसका भाग जा रहा है? तो हाँ 11 से जा रहा है, क्योंकि 143 का जब हम 11 से भाग लगाएंगे तो 11 एकम 11, 3 बचेगा, 3 यहाँ पे आएगा, 11 तिया 33, यानी कि 13 बार। 11 के बाद में दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी है? 13, क्योंकि 13 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसका सिर्फ 13 से ही भाग जाएगा। 13 से भाग गया एक बार। तो 5 का जो अभाज्य गुणनखंड था वो था 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आपका 5 का अभाज्य संख्या खत्म हो गया। अब अगला प्रश्न, अगला हमारे पास में पांचवा, पांचवा देखते हैं। पांचवा है 7429। तो इसे चेक करेंगे हम, 7429। शुरुआत से पूरा तरीका ये, जैसे कि सबसे पहले हमें पता है ये विषम संख्या है, इसका मतलब 2 से नहीं जाएगा। अब हम सीधा चेक करेंगे, 2 से चेक कर लिया, नहीं हो रहा है। 3 से चेक करेंगे, अब डायरेक्ट 3 से जांच पड़ताल करेंगे इसकी। तो 3 से करने के लिए 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 9, तो 7 और 4 कितना होता है? 11, 11 और 2 कितना होता है? 13, 13 और 9 कितना होता है? 22। तो 22 भी नहीं समझ में आ रहा है, तो 2 और 2 दोनों को जोड़ लो, तो कितना आ रहा है? 4। क्या 4 इससे जा रहा है? 4 3 से भाग जाता है? 4, क्या 4 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है, तो ये भी 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। 3 के बाद में क्या चेक करना है? 5 चेक करना है। चलो 5 चेक करके देख लेते हैं। 5 की भाजकता का नियम क्या था? 5 की भाजकता का नियम था हमारे पास में, अब 5 की भाजकता का नियम है हमारे पास में कि इकाई का अंक या तो 5 होगा या फिर 0 होगा। वो 5 की भाजकता का नियम है। क्या यहाँ पर आपको इकाई का अंक 5 या 0 या 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं जाएगा 5 से। 7 से चेक करके देखते हैं दोस्तों। 7429, 7 का भाग लगा के देखेंगे हम सीधा। 7 का भाग लगेगा एक बार, 7 एकम 7, 0 है, 4 आया यहाँ पे। 4 से भाग नहीं जा रहा है दोस्तों, भाग टूट जाएगा, 2 आएगा यहाँ पे। 7 सत्ती 7 छंग 42, 7 छंग 42, 2 आ गया यहाँ पे आ गया 9, 7 एकम आया 7, बचा 2, शेषफल आ गया 2, मतलब 7 से भी भाग नहीं जा रहा है। मतलब इस प्रश्न में हमें थोड़ा सा हमारा टाइम देना पड़ रहा है। 7 से नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, आगे चेक करते हैं। अब हम चेक करेंगे 11 से। 7 के बाद किसका नंबर लगाएंगे हम लोग? 11 का। 11 को कान पकड़ के लाएंगे। भाई तेरे को चेक करते हैं कि तेरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। सबसे पहले लगा के देखते हैं, 11 छीन होता है 66, 66 से कितना फर्क आएगा? 4 और 4 8 का, 2 आएगा यहाँ पे, 11 सत्ते 77, 77 आ गया यहाँ पर, 3 और 2 5, यहाँ पर उतरेगा 9, 11 पंजे 55, 55 आ गया यहाँ पे आया 4, भाग यहाँ पर भी नहीं जा रहा है, मतलब 11 से भी नहीं जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अब हम चेक करेंगे 13 से। तो दोस्तों देख रहे हैं आप किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है, क्रम वाइज, क्रमागत आगे बढ़ रहा हूं मैं इसमें, ऐसे ही नहीं पहले 2 चेक किया, फिर 3 किया, फिर 5 किया, 7 किया, 11 किया, अब 13 करने जा रहा हूं मैं। तो 7429 में हम भाग लगा के देखेंगे 13 का। 13 चौक 52, 13 पंजे होता है 65, 65 और 74 में फर्क है 9 का, यहाँ पर आएगा 2, 13 सत्ते 91, 91 होता है एक बचेगा, एक आएगा 19, 13 एकम 13, बचा 6, 6 भी शेषफल आ गया, इसमें भी भाग नहीं जा रहा है। बहुत ही बड़ा प्रश्न।
बहुत ही उलझाने वाला प्रश्न। आगे देखते हैं, 13 से भी नहीं जा रहा है, 17 चेक करेंगे। 7,429, 17 चेक करेंगे। 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68। 17 चौक 68 में जाएगा तो 6 बचेगा और यहाँ पे आएगा 2। 17 तिया 51 आएगा, यहाँ पे बचेगा 1 और 1 11, नीचे उतरेगा 9। 17 सत्ते 119 आ गया। अब 17 में चला गया, इसका मतलब इसका भाग सीधा जाएगा किसमें, 17 में। नो कितना आएगा वो नहीं देखा मैंने, चलो कोई बात नहीं, वापस कर लूंगा मैं। तो देखते हैं, 7,429 का भाग लगाया हमने 17 में, तो कितना आया था, 17 चौक 68, 6 बचेगा, 17 तिया 51, 17 सत्ते 119। ठीक है, मैं तो ऐसे सीधा कर सकता था, आपको एक एक चेक करने के बताना था, इसलिए समय लग गया। अब वापस से इसका देखते हैं 17 में जा रहा है या नहीं जा रहा है। 17 दूना 34, 17 दूना कितना होता है, 34 होता है। 17 दूना 34 लगाया, 9 लगाया और 7 लगाया। फिर से जा रहा है क्या 17 में, नहीं जा रहा है। 17 34, 17 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 95, नहीं जा रहा है 17 में। अब चेक करते हैं 19 का, क्या 19 में इसका भाग जाएगा। 437 का भाग लगाएंगे हम लोग 19 में, तो 19 से कम 19 और 19 दूना कितना होता है 38। 38 और 5 यहाँ पर आया 7। 19 दूना 38, 19 30 57। 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 9, 9 10 11, 11 और 22, ऐसे कैसे हो गया। एक मिनट दोस्तों, हाँ 19 से कम 19, 19 दूना 38, 38 और 2 और 5, 19 दूना 38, 19 या 57। नहीं, इसका मतलब ये 7 से ये थोड़ा सा इसका मिस्टेक हुआ है। 7,429 का जब मैं भाग लगाऊंगा 17 से, तो 17 चौक होता है 68। 68 और बचेगा 6, यहाँ पर आएगा 2। 17 दूना 34, 17 तिया 51, 51 आएगा यहाँ पे। 1 और 1 17 सत्ते 119, 437, 7 और 3 10 और 4 14, 3 से जा ही नहीं रहा है। अब 737 का हम लोग 19 में लगा के देखेंगे। 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38 से 2 और 3, 3 और 2 5, 19 दूना 38, 19 दूना 38 और 19 या 57, कितनी बार जाएगा यहाँ पे, 19 दूना 38 और 19 या 57 बार गया। यहाँ बचा 0, 23 आएगा यहाँ पे। अब 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब इसका भाग अगला जाएगा 23 से, 23 से गया एक बार। तो 7,429 का हमारे पास में आ जाएगा कितना, 17 इंटू 19 इंटू 23, यानी कि ये सब के सब अभाज्य संख्याएं हैं हमारे पास में। हमारा प्रश्न एक प्रश्न एक पूरा खत्म हो गया है। पहला प्रश्न हमारे पास में क्या था, अभाज्य गुणनखंड निकालना था, ये पहला। दूसरा ये रफ काम है, रफ। तीसरा ये रफ, ये चौथा, और ये पांचवा, ये भी रफ का काम हो जाएगा। उत्तर तो आपका इतना सही है। ठीक है, आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारा अगला प्रश्न। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम ये एक नई चीज आएगी आपके सामने, पर इसको मैं आसानी से आपको समझा दूंगा। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, अभी आपको मैं बिल्कुल, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसकी जांच कीजिए और गुणनफल निकालना है। तो देखिए, ये बहुत आसान प्रश्न है, इसको करने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम चेक करते हैं पहला प्रश्न, 26 और 91। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इनको जैसा हमने पहले किया था वैसा का वैसे इसको हल करना है। 26 को अभाज्य गुणनखंड विधि में हल करके लिखना है और 91 को भी अभाज्य गुणनखंड में हल करके लिखना है। कैसे हल करेंगे, 26 को हल करेंगे हम लोग, 26 जाएगा कि सम 26, क्योंकि 26 सम संख्या है, तो 26 का भाग लगाएंगे 2 से, तो 2 एकम 2 और 13, 13 का लगेगा एक बार, यानी कि 26 का गुणनखंड होगा 13, 2 इंटू 13। इसी प्रकार से हम लोग 91 का हल करेंगे। 91 का हल करने के लिए 91 91 का भाग लगेगा सबसे पहले, सम संख्या नहीं है, नहीं जाएगा। तो अब सबसे पहले 2 का चेक करते हैं, फिर 3 का करेंगे। 3 का करने के लिए हम लोगों को अंकों का योग करना होता है। 9 और 1 को जोड़ेंगे 10 आएगा। क्या 10 का भाग 3 में जाता है, नहीं जाता, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 का चेक करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 5 का चेक 2 3 5 7 ऐसे चेक करेंगे। 5 का चेक करने के लिए देखते हैं इकाई का अंक
अगर 0 या 5 है तो जाएगा, नहीं है, नहीं जाएगा। 7 का चेक करेंगे, 7 का करेंगे, 7 एकम 7, बचेगा 2, 7 या 21, 7 से चला गया। 7 के बाद में चेक करते हैं 11 का, 11 से नहीं जाएगा। उसके बाद चेक करेंगे 13 का, तो 13 से जाएगा। तो 13 से कितना जाएगा, एक बार। तो उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 7 इंटू 13, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड 7 हो जाएगा, इसका 13 हो जाएगा। इसको हटा देते हैं। अब आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आपको निकालने का सबसे आसान तरीका, सबसे पहले आपको निकालना होगा एचसीएफ, बाद में निकालेंगे एलसीएम। एचसीएफ निकालने का तरीका आपको देखना है, यहाँ पर घातें सबसे कॉमन आपको देखना है, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ आपको संख्या देखनी होगी, उभयनिष्ठ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, उभयनिष्ठ न्यूनतम घात की अभाज्य संख्या आपको ढूंढनी है दोस्तों, न्यूनतम घात की अभाज्य संख्या। और सबसे पहले ये ढूंढ के बताता हूँ आपको, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी यहाँ पर भी होनी चाहिए और यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो आपको देख रहे होगे आप, 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पे भी है, दोनों की घात यहाँ पर 1 है, तो 13 की घात 1 हमारे पास में हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 13 की घात 1 यानी कि 13 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। 13 की घात 1 को हम सिर्फ और सिर्फ 13 लिख सकते हैं, इसलिए हमारा एचसीएफ हो जाएगा 13। अब रही बात एलसीएम की, एलसीएम निकालने के लिए करते हैं हम लोग उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ नहीं, हमको घातों को लेना है इसमें, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या की अधिकतम घात। हम अभाज्य संख्या की अधिकतम घात को लेने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकाला, एलसीएम लिखा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभाज्य संख्या, यहाँ पर एक तो 2 है, 2 की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो 2 की अधिकतम घात 1 को ले लेंगे। 13 की अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 को ले लेंगे, एक बार ही लेना है। 7 की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो 7 को भी एक बार लेंगे। अब हम इसको हल कर लेंगे, 13 दूना 26, और 26 का गुणा करूंगा मैं 7 से, 26 इंटू 7 दूनी 14 और 6 सत्तू 42, यानी कि 182 हमारा आ जाएगा, कितना, 182। हाँ, इस प्रश्न में 2 भाग थे, इस प्रश्न का एक भाग था, पहला भाग था एचसीएफ निकालना, और दूसरा, पहला भाग था एचसीएफ और एलसीएम निकालना, और दूसरा भाग क्या है, इसकी जांच करनी है हमें कि हमारा दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आता है या फिर नहीं आता है। तो इसको हल करने का भी बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि वो दो संख्याएं कितनी है, दो संख्याओं का गुणनफल हमें चेक करना है कि वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आता है नहीं आता है, चेक करते हैं। दो संख्या कौन कौन सी थी, 26 का गुणा मैं 91 से करूंगा, वो किसके बराबर आना चाहिए, एचसीएम और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। तो हमारा एचसीएफ कितना था, 13, 13 का गुणा मैं करूंगा किससे, एलसीएम से, यानी कि 182 से गुणा करूंगा। गुणा करके देख लेते हैं, 26 का गुणा मैं करूंगा 91 से, तो आपको 26 का गुणा 91 से करना है। कैसे होगा 26 का गुणा 91 से, 26 गुणा 91, एक छंग 6, एक गुणा 2, 9 छिंग 54 का 4, हासिल लगेगा 5, 9 दूनी 18 और 5 कितना होता है, 23, 6 6 3 2, यानी कि ये क्या हो गया, 6 6 3 2, यानी 2366। इसको जब गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा 2366। क्या 13 का गुणा 182 पे करने पर भी 2366 आ रहा है, अगर आ रहा है तो हमारा प्रश्न बिल्कुल सही हल हुआ है। यानी कि 13 का गुणा मैं 182 से जब करने जाऊंगा तो आपको गुणा करना आता ही होगा, 3 दूनी 6, 8 दिया 24 का 4, हासिल लगा 2, 3 एकम 3 और 2 5, एक का गुणा करेंगे तो 2 8 और 1, 6 6 8 और 5 13, 2 3 2366। यानी कि हमारा प्रश्न बिल्कुल सही हल हुआ है। यानी कि हमने ये भी हल करके बता दिया कि इसका जो गुणनफल है वो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर आ रहा है। हम लिखेंगे अतः संख्याओं का गुणनफल, ये लाइन आपको लिखनी होगी, अतः संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ व
HCF व LCM के गुणनफल के बराबर है। गुणनफल के बराबर या तुल्य, के तुल्य है। बिल्कुल ये हिंदी के वर्ड लिखेंगे के तुल्य है, क्योंकि हम हिंदी में मीडियम में पढ़ रहे हैं, कि तुल्य है। ठीक है, तो हमारा ये पहला प्रश्न खत्म हो चुका है। अगर आपको पहला प्रश्न मैं एक बार वापस से रिपीट कर वापस से समझा देता हूँ आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड चेक करना है, अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल दिया। उसके बाद में HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। HCF निकालने के लिए हमें इनकी घातों को देखना है। इनकी घातों में जो भी कॉमन है, जो भी उभयनिष्ठ आ रहा है, आप देख सकते हैं 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी आ रहा है। दिख रहा है आपको? 13 की घात एक यहाँ पर भी है। तो जो चीज हमारे पास में उभयनिष्ठ होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा HCF हो जाएगा। और LCM निकालने के लिए हम जितनी भी हमारे पास में घाते हैं सबका सब ले लेंगे। LCM निकालने के लिए हमने 2 था 2 को भी उठा लिया, 13 था 13 को उठा लिया, 7 था 7 को भी उठा लिया। सबको उठा लेंगे हम लोग HCF के लिए, LCM के लिए सबको उठा लेंगे और HCF के लिए सिर्फ कॉमन आदमी को उठाएंगे। और और दूसरी चीज हमारे पास में ये थी कि हमें 26 और 91 को आपस में गुणा करना था और इसके साथ में हमें 13 और 182 को आपस में गुणा करना था। ठीक है, इस प्रकार से हमें गुणा करके देखना था। अगला प्रश्न हम लोग हल करेंगे। अगला है 510 और 92। तो हमें सबसे पहले 510 और 92 को अभाज्य गुणनखंड से हल करना है। यानी 510 को जब हम हल करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये एक सम संख्या है क्योंकि इसके इकाई का अंक 0 है। तो इसका मतलब सबसे पहले चेक करेंगे, आपको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 2 से चेक करते हैं, 3 से, 5 से, 2 3 5, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2 3 5 7 11 13 17 19, इस प्रकार से हमें चलना होगा आरोही क्रम में। तो सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 से क्योंकि चला जाएगा, क्योंकि 2 में इकाई का अंक जो है 2 की संख्या से जो विभाजित होता है उसमें इकाई का अंक सम संख्या होती है, क्योंकि इसमें सम संख्या है इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब इकाई का अंक विषम संख्या है, तो अब हम 2 से नहीं, ये 2 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब 3 से चेक करते हैं। 3 से करने के लिए 2 प्लस 5 प्लस 5, 5 और 5 10 और 2 12, 12 को फिर से जोड़ देंगे, 12 यानी 1 और 2 यानी कि 3। क्या 3 से विभाजित होता है? तो हाँ होता है। इसका मतलब 255 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 3 से विभाजित करते हैं, 3 सत्ता 21, 3 अट्ठा 24 और 1 लगेगा, 0 पंजे 15। क्या अब ये 3 से विभाजित होगा? 8 और 5 दोनों को जोड़कर देखते हैं, 8 और 5 होता है 13, 13 3 13 भी नहीं हो रहा है, तो 1 और 3 करके देख लेते हैं 4। क्या 4 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, 3 के बाद में अगला कौन सा अंक है जिसे हमने करना है, यानी कि 3 के बाद में है 5। 5 से करके देखते हैं, क्योंकि 5 में इकाई का अंक होना चाहिए 5 या फिर 0, क्योंकि इसके इकाई का अंक 5 है इसलिए ये 5 से विभाजित हो जाएगा। तो 5 से विभाजित करने के बाद में इसके बाद में आएगा 17। क्योंकि 17 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब इसका भाग सिर्फ और सिर्फ 17 से लगेगा और किसी से नहीं। इसका मतलब 17 एकम 17। तो 510 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 510 को हम लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इसी प्रकार हमें बराणु को हल करना है। बराणु को करने के लिए, क्योंकि इकाई का अंक सम संख्या है इसलिए 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 चौक 8, 2 छिंग 12, इकाई का अंक फिर से सम संख्या है, 2 से विभाजित हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। 23 स्वयं एक अभाज्य संख्या होती है इसलिए सीधा 23 से विभाजित होगा, 23 एकम 23। तो बराणु को कैसे लिखेंगे? बराणु को लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 23, यानी कि इसे एक बार हम और अच्छे से लिखना चाहें तो ये 2 की घात 1 है, 2 की घात 1 यहाँ पर भी है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 2 की घात 2 गुणा 23। ये हमारे पास में अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हो चुका है। अब हमें निकालना है LCM। LCM निकालने के लिए, जैसा कि मैंने आपको मेरे पिछले में बताया है, LCM क्या, सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं। HCF क्या होता है? उभयनिष्ठ न्यूनतम घात की अभाज्य संख्या। ठीक है, तो HCF निकालेंगे। HCF क्या होता है? उभयनिष्ठ। शुरुआत में मैं आपको सब कुछ बताते हुए लिखते हुए चलूंगा, बाद में आपको सब कुछ याद हो जाएगा, उसके बाद में लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। उभयनिष्ठ न्यूनतम घात की अभाज्य संख्या। दोस्तों देखिए, उभयनिष्ठ न्यूनतम घात की अभाज्य संख्या यहाँ पे कौन सी है?
यहाँ पे 2 की घात 1 है, ये उभयनिष्ठ है यहाँ पे, और 2 यहाँ पर भी उभयनिष्ठ है, पर न्यूनतम घात कहाँ है? न्यूनतम घात 2 की यहाँ पर है 1, और यहाँ पर 2 की घात कितनी है? 2। तो हमें न्यूनतम देखना है, न्यूनतम यानी कम। कम घात कौन सी है? 2 की घात 2 कम होता है या फिर 1? ऑब्वियसली 1 कम होता है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 की घात 1, और 2 की घात 1 क्या होता है? 2 की घात 1 2 ही होता है। तो एचसीएफ हमारे पास में इसका आ चुका है 2। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ अधिकतम उभयनिष्ठ अधिकतम घात की अभाज्य संख्या। बिल्कुल वही तरीका, पुराना वाला तरीका, उसी तरीके से हम आगे चलेंगे। उभयनिष्ठ घात की न्यूनतम संख्या एलसीएम क्या हो जाएगा? तो इसमें आप देखते हैं, हम उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ नहीं आएगा इसमें, अभाज्य संख्या की अधिकतम घात, अधिकतम घात की अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इसमें अधिकतम घात की अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? अधिकतम घात की अभाज्य संख्या सबसे पहले यहाँ पे 2 की घात 1 है, तो 2 की घात 1 आ जाएगा। 2 की घात 2 की घात 2 यहाँ पे अधिकतम है, तो 2 की घात 2 यहाँ आ जाएगा। अब 3 देखते हैं, 3 की घात 1 है यहाँ पर नहीं है, तो 3 की घात 1 को यहाँ से उठा लेंगे। 5 की घात 1, 5 की घात 1 यहाँ पे आ जाएगा। 17 की घात 1, 17 यहाँ पे आ जाएगा, और 23 की घात 1, 23 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि इन सबको गुणा करने के बाद में हमें हमारा एलसीएम मिल जाएगा। 2 की घात 2 यानी कि 4, इंटू 3 का गुणा जब 5 से करेंगे तो 15, इंटू 17, इंटू 23। अब इसे आपस में गुणा करना है, इन सबको गुणा करके देखना है। 15 चौक कितना होता है? 60। 60 का गुणा को होगा 17 से, 17 का गुणा हो जाएगा 23 से। 17 का गुणा जब 60 से करूंगा तो 17 छिंग 102, 17 छिंग होता है 102। 60 से करना था इसलिए 1 जीरो यहाँ पर। अब 102 का गुणा हो जाएगा 23 से। 23 का गुणा जब मैं 102 से करने जाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास में? 23 का गुणा जब 23 जैसे करना बताया आपको, 23 का गुणा 1 से करेंगे, 23 एकम 23, पीछे कितने जीरो बचे? 2 जीरो, 3 जीरो, तो 3 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। अब 23 का गुणा होगा 0 से, तो 0 से होगा, कोई मतलब नहीं, छोड़ दो। 23 का गुणा 2 से करेंगे और पीछे कितना जीरो होगा? 1 जीरो। 23 का गुणा 2 से करेंगे तो 46, यानी कि कितना आ रहा है हमारे पास में? 23, 46, 0। यानी कि हमारे पास में 23,460 इसका गुणा आ चुका है। अब हमें क्या करना है? अब हमें दोनों गुणनफल को चेक करना है, तो अगले पृष्ठ पे चेक करते हैं इसको। अगले पेज पे करेंगे इसको। संख्याओं का गुणा, संख्याओं का गुणन, संख्याओं का गुणनफल क्या एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है? एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, संख्याएं क्या थी? 510 और 92, इनका गुणनफल करना है। और एचसीएफ था हमारे पास में 2, और एलसीएम था हमारे पास में 23, कितना था? 2346 0, 2346 0। गुणा करके देखते हैं। 510 को जब मैं 91 से गुणा करूंगा तो मैंने आपको 92 से गुणा करूंगा तो मैंने आपको बताया है, 92 था, 91 था, 92। तो आपको गुणा करना बताया है, 510 नहीं, हम लोग 51 ही लेंगे, और 51 का गुणा हम किससे करेंगे? 92 से। करके देखते हैं, 1 का गुणा 2 से 2, 1 का गुणा 9 से 9, 5 का गुणा 2 से 10, 5 दूनी 10, तो 9 पंजे 45 और 1 46, यानी कि 2964, 2964। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 जीरो, क्योंकि यहाँ पर हमने 1 जीरो छोड़ दिया था, यानी कि 46,920। बिल्कुल इसी प्रकार से हमें 23,460 का गुणा 2 से करना है, तो करके देखते हैं। तो मैं 23,46 का गुणा 2 से करूंगा। 6 दूनी 12, 1 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि कितना आ रहा है? 4692। 1 जीरो यहाँ पर नहीं दिया था, तो 1 जीरो यहाँ पर, क्या ये बराबर है? तो हाँ बराबर है। यानी कि अतः, नीचे एक लाइन लिखेंगे हम लोग, अतः संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल व एचसीएफ एवं एलसीएम का गुणनफल समान है। ठीक है, ये आपका दूसरा प्रश्न भी हल हो चुका है। मुझे आशा है आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न कौन सा होगा इसमें? तीसरा प्रश्न है इसका 336 और 54। तो 336 और 54 नए पेज से ही शुरुआत करते हैं।
तीसरा प्रश्न हमारे पास में दोस्तों है 336 और 54। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से हल करेंगे। अभाज्य गुणनखंड मैंने आपको बता चुका हूँ। अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 2 से हल करेंगे। 2 से करने के लिए सम संख्या है, क्योंकि ये तो 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16। ये भी सम संख्या है, 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, ये भी सम संख्या है, 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 चौक 8, 2 दूनी 4। दोस्तों ये भी सम संख्या है, यानी इसका भी 2 से गुणा हो जाएगा। अब 2 के बाद में 3 से जाँच करना होता है। 3 का गुणा इससे हो जाएगा, तो दोस्तों हाँ हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 1 होता है 3। 3 का गुणा 3 का पहाड़े में 3 आता है, इसलिए 21 भी 3 के पहाड़े में आएगा। कितनी बार? 7 बार। चूंकि 7 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 7 का भाग सिर्फ और सिर्फ 7 में जाएगा। यानी कि हम 336 को दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इस प्रकार से लिखेंगे। यानी कि 336 को 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 की घात 1, 2 की घात 1, यानी कि 2 कितनी बार है? आधार समान है, घातें आपस में जुड़ जाएगी, यानी कि 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। अगला 54 को जब हम हल करेंगे, 54 को यहाँ पे करते हैं। 54 को जब मैं हल करूंगा, क्योंकि ये सम संख्या है, तो 2 से विभाजित हो जाएगा 27 बार। अब 27 2 प्लस 7 कितना होता है? 9। 9 3 के बारे में आता है, तो हाँ आता है, यानी कि तो ये भी 3 के बारे में आएगा। 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यानी कि 54 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 54 को क्या लिखेंगे? 54 हमारे पास में हो जाएगा 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2, 3 की घात 3, यानी कि 3 कितनी बार है? 3 3 बार है। तो ये 36 का हो गया और ये 54 का हो गया। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? HCF। HCF क्या होता है? उभयनिष्ठ न्यूनतम घात की अभाज्य संख्या। अच्छी राइटिंग में लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। उभयनिष्ठ, क्योंकि पेन टैब में राइटिंग ऐसी होती है। उभयनिष्ठ न्यूनतम घात की अभाज्य संख्या। अब दोस्तों आप देख सकते हैं उभयनिष्ठ कौन सी है यहाँ पे? दो की, यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ है, 2 यहाँ पर भी उभयनिष्ठ है, यानी कि 2 यहाँ पर भी आ रहा है और 2 यहाँ पर भी आ रहा है, पर इसकी न्यूनतम घात कौन सी है? 2 की घात 1, तो हम 2 की घात 1 को यहाँ से उठाएंगे। दोस्तों 3 यहाँ पर भी आ रहा है और 3 यहाँ पर भी आ रहा है। उभयनिष्ठ घात 3 है, तो और पर इसकी न्यूनतम क्या है? न्यूनतम है 3 की घात 1, तो 3 की घात 1 यहाँ पर भी आ जाएगा। 2 की घात 1 का गुणा 3 की घात 1 से होगा, 3 दूनी 6, यानी कि हमारे पास में HCF इसका आ जाएगा 6। अब हम निकालेंगे LCM। तो LCM निकालने के लिए क्या करते हैं? उभयनिष्ठ अधिकतम घात, उभयनिष्ठ नहीं होता है, उसमें अधिकतम घात की अभाज्य संख्या, अधिकतम घात की अभाज्य संख्या। तो दोस्तों निकालते हैं हम अधिकतम घात की अभाज्य संख्या कौन कौन सी है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर 2 की घात 4 है और यहाँ पर 2 की घात 1 है, तो हमें अधिकतम निकालना है। अधिकतम के लिए हम 2 की घात 4 को यहाँ से उठाएंगे। 3 की घात 1 यहाँ पे है और 3 की घात 3 यहाँ पर है। अधिकतम कौन है? 3 की घात 3। 3 की घात 3 को हम यहाँ से उठाएंगे। उसी प्रकार 7 की घात 1 यहाँ पर और यहाँ पर 7 की घात नहीं है। अधिकतम घात हमारे पास में अगर कुछ नहीं है तो अधिकतम 1 ही होगा, तो 7 की घात 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम गुणा करेंगे। एलसीएम 2 की घात 4, यदि दोस्तों आप 2 की घात 4 हल करेंगे तो उसका उत्तर 16 आएगा। मुझे पता है, आपको हल करके बता देता हूँ मैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूना 16। इसी प्रकार से दोस्तों 3 की घात 3 27 होता है। अगर आपको हल करना नहीं आ रहा है तो साइड में हल करके देख लो, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया होता है 9 और 9 तिया होता है 27 गुणा 7। अब 16 का गुणा, अब इन तीनों का आपस में गुणा करना है। इन तीनों का आपस में गुणा कैसे हो जाएगा? 16 का गुणा 27 से और उसके बाद में जो उत्तर आ रहा है उसका गुणा 7 से। तो 16 का गुणा जब मैं 27 से करूंगा तो करके देखते हैं। 6 सत्तू 42 का 2 हासिल लगा 4, 6 दूनी 12 और 4 16 गुणा 7 और 2, 2 6 और 6 12 13 और 432। अब 432 का गुणा हो जाएगा 7 से। 432 का गुणा 7 से करूंगा, 7 दूनी 14 और एक 7 21 और एक 22 का 2 हासिल लगा 2, 7 चौक 28 और 2 30, यानी कि 3024 हमारे पास में इसका एलसीएम आ चुका है। एचसीएफ भी आ चुका है और एलसीएम भी आ चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है? संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल करके देखना है। अगर वो बराबर आ रहा है तो हमारा उत्तर सही है और हमारे प्रश्न की डिमांड भी यही है। ये रफ वाला काम है, यहाँ पे ये रफ वाला था
और यहाँ पे ये रफ काम था। आगे बढ़ते हैं। इसको हल करने के लिए नया पेज इसका डिसाइड करता हूँ मैं, एक नया पेज लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमें संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर चेक करना है? एलसीएम व एचसीएफ के गुणनफल के बराबर करना है। संख्याओं का गुणन, संख्याएं कौन कौन सी थी हमारे पास में? संख्याएं थी 336 और 54, यानी कि यहाँ पर 336 गुणा 54 किसके बराबर आना चाहिए? एलसीएम कितना था? एचसीएफ था हमारा 6 और एलसीएम कितना था? 33 करके कुछ था, 3024 यानी 3024। तो इसको आपस में गुणा करते हैं। 336 का गुणा मैं जब 54 से करूंगा, दोस्तों गुणा करना तो आपको आता होगा, नहीं भी आता है तो भी सीख लेंगे। 336 का गुणा करूंगा मैं 54 से, 4 का गुणा 6 से, 6 चौक 24 का 4, हंसी लगा 2, 4 तिया 12, 12 में 2 जुड़ेगा तो 12 और 2 14 का 4, हंसी लगेगा 1, 4 तिया 12, 12 में 1 जुड़ेगा तो 1 13। अब 5 का गुणा हम लोग करेंगे दोस्तों, 5 का गुणा जब करने जाएंगे तो 5 छंग 30 का 0, हंसी लगेगा 3, 5 तिया 15, 15 और 3 18, 18 का 1, हंसी लगेगा 18 का 8, हंसी लगेगा 1, 5 तिया 15, उसमें 1 जुड़ने के बाद में हो जाएगा 16, यानी कि 4 4 8 और 3 11, 6 7 और 1 8 और 1, यानी कि 18,144 मेरे पास में उत्तर आ जाएगा दोस्तों। अब इसी प्रकार से हमें 3024 का गुणा 6 से करना है, तो करते हैं। 3024 का जब मैं गुणा, आपको आसानी से गुणा करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या करना होता है, 6 का गुणा हम 3 से करेंगे, 6 तिया 18 आ जाएगा, 3 जीरो, पीछे 3 संख्याएं बची है तो 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3। 0 का गुणा 6 से करूंगा, 0 ही आता है, छोड़ दो। 6 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 12, पीछे कितना 0? 1 0। 6 का गुणा 24 से करूंगा तो 6 चौक 24, 4 2 और 2 4, 1 और 18, यानी कि 18 144। तो दोस्तों अब आपको एक लाइन लिखनी होगी इसमें, जो लाइन मैंने पीछे लिखी है वो लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है। कौन सी लाइन? अतः, ये वाली लाइन। अतः संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के समान है, ये वाली लाइन आपको लिखनी है। अतः संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ व एलसीएम के गुणनफल के समान है। आपका दोस्तों ये प्रश्न भी आपका खत्म हो चुका है। इसके बाद में अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न आपका है, तीसरा प्रश्न। आपको इस पूरे काम की, इस पूरे क्लास की जो फाइल है, जो आप, यदि आप इसको वापस से दोबारा पुनरावृत्ति करना चाहते हैं तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। उस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको क्लिक करना है और आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे। उसमें आपको मेरी जितनी भी क्लासेस अब तक हुई है और आगे होने वाली है उसकी अपडेट्स और आपको इस क्लास की फाइल वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और मेरे लिए अगर कोई राय हो या फिर मुझसे कुछ सवाल पूछना हो आपको, तो आप फिर भी आप टेलीग्राम के ऊपर अपना जवाब छोड़ सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। अगला प्रश्न हमारा, इसको भी यही करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। बिल्कुल उसी प्रकार से करना है इस प्रश्न को भी। तो आइए करते हैं। 12 15 और 21। तो दोस्तों क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने आपको बताई हुई है, वापस से करते हैं। सम संख्या है 2 से भाग करेंगे, 2 6 12। सम संख्या है 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 3 को करेंगे एक बार, हो चुका। 15, चूंकि विषम संख्या है 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए 1 और 5 कितना होता है? 6, 6 3 से भाग जाता है, यानी कि 6 3 के पहाड़े में आता है, तो 15 भी 3 के पहाड़े में आएगा, यानी कि तीनों पंजे 15। 5 स्वयं एक अभाज्य संख्या है तो 5 एकम 5। अब करेंगे हम 21 का। तो 21 3 के पहाड़े में आएगा, 21 तीनों सत्ता 21 और 7 के पहाड़े में आएगा 7, यानी कि 7 एकम 7। ये हो गया हमारे पास में, यानी कि 12 15 और 21 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि में किस प्रकार से लिखेंगे? 12 को लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 को लिखेंगे 3 गुणा 5 और 21 को लिखेंगे 3 गुणा 7। एलसीएम दोस्तों आपको निकालना मैंने बताया हुआ है। एलसीएम होता है अधिकतम घात की अभाज्य संख्या, यानी कि यहाँ पे 2 की घात 2 3, ये है 3 इंटू 5 ही रहेगा यहाँ पे, और ये 3 गुणा 7 ही रहेगा।
अब आप देखिए 3 की घात 2 यहाँ पर है, क्या 3 की घात 2 से आपको बड़ा है यहाँ पर कुछ दिख रहा है? यानी 3 की घात 2 अधिकतम घात है, यानी 2 की घात, सॉरी 2 की घात 2 अधिकतम है, तो 2 की घात 2 को लेंगे। 3 की यहाँ पर भी घात 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है, यहाँ पर भी घात 1 है, हर जगह अधिकतम 1 ही है, तो 3 की घात अधिकतम 1 ले लेंगे। 5 की अधिकतम घात 1 है तो 5 को ले लेंगे, और 7 की अधिकतम घात 1 है तो 7 को ले लेंगे। अब इसको आपस में गुणा करते हैं दोस्तों। 2 की घात 2 यानी कि 4, 3 की घात 1 3 ही होता है, 5 की घात 1 5 ही होता है, 7 का 7 ही होगा। अब इसको आपस में गुणा करेंगे। 4 तिया 12, 4 का गुणा 3 से करूंगा 12, 12 का गुणा 5 से करूंगा 12 पंजे 60, 60 का गुणा जब मैं 6 से करूंगा तो 6 7 42 यानी कि 420 उत्तर आ जाएगा आपके पास में। इतना जल्दी कैसे किया मैंने? 60 का गुणा 7 से करना था, मैंने 7 का गुणा 6 से कर दिया। 7 छिंग 42 और पीछे लगा दिया 0, यानी कि एलसीएम हमारे पास में आ जाएगा 420। अब इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मैंने आपको बताया हुआ है, एचसीएफ यानी कि अधिकतम न्यूनतम घात की जितनी भी न्यूनतम घात की अभाज्य संख्या हमारा एचसीएफ होती है, उभयनिष्ठ होना चाहिए वो। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ आपको क्या दिख रहा है? 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पर भी है। न्यूनतम घात कहाँ पर है? तीनों में एक ही है, तो 3 की घात 1 यानी कि 3 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये एलसीएम आ चुका है और ये एचसीएफ आ चुका है। और प्रश्नों को आपको अच्छा प्रदर्शित करना है बोर्ड में, तो अब लिख देंगे संख्या अतः संख्याएं। हिंदी का भी विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। 12, 15 व 21 का एलसीएम 420 है व एचसीएफ 3 है। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है इसका दोस्तों 17, 23 और 29। दोस्तों मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि ये तीनों अभाज्य संख्या हैं। मैंने आपको बताया हुआ है अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो ये देखिए 17 भी अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या, 23 भी अभाज्य संख्या, उसके बाद में 29 भी अभाज्य संख्या है, यानी कि इनका अभाज्य गुणनखंड स्वयं यही संख्याएं हो जाएगी। यानी कि 17 का गुणा जब हम करेंगे तो 17 को 17 लिखेंगे, 23 को हम 23 ही लिखेंगे और 29 को हम 29 ही लिखेंगे, क्योंकि ये संख्याएं अपने अलावा स्वयं के अलावा किसी के पहाड़े में आती ही नहीं है। अब इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना चाहें तो आपको पता है दोस्तों, एक सबके बारे में आता है, एक सबके बारे में आता है, एक सबके बारे में आता है, तो एक को यहाँ लिख सकते हैं। तो आप सबसे पहले एचसीएफ निकालना चाहें, एचसीएफ यानी कि हमारे पास में उभयनिष्ठ संख्या होती है। उभयनिष्ठ यहाँ पर क्या है? उभयनिष्ठ कुछ नहीं है, अगर कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता तो उभयनिष्ठ 1 होता है, यानी इसका एचसीएफ 1 होगा। और एलसीएम की बात करते हैं हम दोस्तों, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम मैंने आपको बताया था, हाँ, हमें अधिकतम घात की अभाज्य संख्या को लेना है। यहाँ पर 17 ही अधिकतम घात है, दूसरे में 23 ही अधिकतम घात है और तीसरे में 29 ही अधिकतम घात है। यानी कि अगर हम तीनों का आपस में गुणा करेंगे, ये दोस्तों आपके लिए होमवर्क है, आप इन तीनों को गुणा करके यहाँ पे आपको अपना एलसीएम उत्तर अपने आप लिखना होगा। तीनों का आपस में गुणा कर देंगे, एलसीएम जो भी आएगा वो लिख देंगे। अगला प्रश्न दोस्त में 8, 9 और 25। प्रश्न 3 है हमारे पास में 8, 9 और 25। दोस्तों ये करने के बाद में आपको नीचे लिखना है ये वाली, बिल्कुल ये की ये लाइन, अतः संख्याएं, तीन कौन कौन सी संख्या है? 17, 23, 29 का एचसीएफ 1, एचसीएफ के बाद में कॉमा, एचसीएफ 1 व एलसीएम जो भी आप निकालेंगे एलसीएम यहाँ पे लिख देंगे है। ठीक है, अगला प्रश्न 8, 9 और 25। तो 8, 9 और 25 को करने के लिए दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि। 8 का जब हम अभाज्य गुणनखंड से हल करेंगे तो आपके पास में 2 गुणा 2 गुणा 2 आएगा। 9 को अभाज्य गुणनखंड से करने जाएंगे तो 3 गुणा 3 आएगा, और 25 को अभाज्य गुणनखंड से करने जाएंगे तो 5 गुणा 5 आएगा। उसे आप करके देख लीजिएगा, इतना आ जाएगा आपके पास में। नहीं हो रहा है तो ये लीजिए, मैं कर देता हूँ। क्योंकि 8 एक अभाज्य सम संख्या है, तो 2 चौक 8, 4 विषम संख्या है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 9 विषम संख्या है, 3 से चेक करेंगे, 3 से 4 है, 3 के 9 और 3 एकम 3। 25 भी एक अभाज्य संख्या है, विषम संख्या है, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से करेंगे, पचम 25 और 5 एकम 5, तीनों हो चुका है। अब हमें इसका एलसीएम निकालना है। 2 की घात यह है 3, यह है 3 की घात 2 और यह 5 की घात 2, यानी कि इसका एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम मैंने आपको बोला था, आपको अधिकतम घात उठानी है। 2 के अधिकतम घात कितनी है? 3 है, उठा ली। 3 की अधिकतम घात 2 है, यहाँ से ये ले लिया, और 5 की अधिकतम घात 2 है, यहाँ से ये उठा लिया।
यानी कि एलसीएम 2 की घात 3 कितना होता है 8, 3 की घात 2 कितना होता है 9 और 5 की घात 2 होता है 25। नहीं आ रहा है करके देख लो। यानी 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार लिखना गुणा में, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2। 3 को 2 बार लिखना है गुणा में, 3 गुणा 3। 5 को 2 बार लिखना है गुणा में, यानी कि 5 गुणा 5। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जो 8 था मैंने यहाँ पे लिख दिया। 3 3 3 9, जो 9 था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 5 गुणा 5 जो 25 था मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपको इसी प्रकार से लिखना था। अब हमें इसको हल करना है। एलसीएम गुणा करना है। 8 9 कितना होता है 72 का गुणा करूंगा 25 से। तो 72 का गुणा 25 से करने का तरीका, आसान तरीका आपको बता देता हूँ। 25 का गुणा करूंगा 7 से, 25 छिंग 150, 25 सत्ते 175, पीछे एक जीरो और 25 गुना 50, 1750 और 50 कितना होता है 1800। यानी कि हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा 1800। तो आपका दोस्तों ये प्रश्न भी आपका हल हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगर ठीक है, अगला प्रश्न है मैं हमारे पास में है चौथा प्रश्न। कुल कितने प्रश्न है इसमें 3 प्रश्न और है, खत्म हो जाएगा जल्दी से। अगला प्रश्न, दो संख्या जिनका एचसीएफ हमें दिया हुआ है कितना है 9 है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको मैंने बताया है क्या होता है, एक आपको ये एक फॉर्मूला कह दो या फिर एक सूत्र कह दो, क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो संख्याओं के एचसीएफ व एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो दो संख्या कौन सी थी यहाँ पे, यानी क्या है कि दो संख्या थी 306 और 657। इसका जो गुणनफल होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। एचसीएफ तो हमें दिया हुआ है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 9, यानी कि 9, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम हम ज्ञात कर लेंगे। 9 यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर क्या जाएगा भाग में जाएगा। 306 गुणा 657 भाग 9, हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा। 3 से कट रहा है, 3 की पाड़े में 9 आता है 3 बार, 3 के पाड़े में 306 आता है, 3 एकम 3, 3 0 और 3 दूनी 6। अब फिर से एक 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 से कटने के बाद में 3 तिया 9 और 3 चौक 12, यानी कि 34 का मैं गुणा जब 657 से करने जाऊंगा तो मेरे पास में एलसीएम आ जाएगा। अब ये गुणा भी आपको अपने घर पे करना है, नहीं तो चलो मैं करवा ही देता हूँ। 657 का गुणा करूंगा 34 से, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगेगा 2, 5 चौक 20, 20 में 2 जुड़ेगा तो 20 और 2 22 का 2 हासिल लगेगा 2। 4 का गुणा होगा 6 से, 6 चौक 24 में 2 जुड़ेगा 24 और 25 और 26। अब हम 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 7 से, 3 सत्ता 21 का 1 हासिल लगेगा 2, तीनों पंजे 15, 15 में 2 जुड़ेगा 17, 17 का 7 हासिल लगेगा 1, 6 थिया 18, 18 में 1 जुड़ेगा तो 19, यानी कि हमारे पास में आ जाएगा 8, 3, 6 और 7 होता है 13, 9 और 3 होता है 12 और 2 कितना आ रहा है 22,338, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 22,338। दोस्तों हमारे पास में एलसीएम का मान आ जाएगा। ये आपका चौथा प्रश्न भी आपका हल हो चुका है, बहुत ही आसान प्रश्न। ये प्रश्न आपको केवल और केवल एक फॉर्मूला एक सूत्र याद रखना है, उससे आपका हो जाएगा। ये आपका उत्तर है, आंसर। ये भी हिंदी में लिख देता हूं मैं, उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं हम दोस्तों। अगला प्रश्न, जांच कीजिए, जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको एक छोटी सी बात जाननी होगी। कोई भी संख्या जब आपके 0 पर समाप्त करती है, कोई भी संख्या यदि आपके 0 पर समाप्त करेगी तो उस संख्या के अभाज्य गुणन में आपको 5 और 2 अवश्य दिखेगा ही दिखेगा। कैसे, एग्जाम्पल उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के पहले कुछ नहीं, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, सबसे पहली आपकी मैं संख्या 10 को ही ले लेता हूँ। यदि आप 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 10 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 10 का अभाज्य गुणनखंड आपके पास में हो जाएगा 5 गुणा 2। क्या 5 गुणा 2 इसमें उपस्थित है, और ये 0 से भी अंत हो रहा है इसका, तो हाँ है। दूसरा लेते हैं 20। ठीक है, 20 को करेंगे,
20 का अभाज्य गुणनखंड दोस्तों आप करके देखना। 20 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणा 2 गुणा 5। क्या आपको यहाँ पे 5 और 2 दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है। इसका मतलब 5 और 2 यहाँ पर भी है। ठीक है, इसमें भी है और ये 0 से भी अंत हो रहा है इसका। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 50 50 को जब हम करके देखेंगे तो आपके पास में दोस्तों आएगा 5 गुणा 5 गुणा 2। ये इसका अभाज्य गुणनखंड होता है। क्या आपको 5 और 2 यहाँ पर भी दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। इसका मतलब 0 से जितने भी संख्याएं अगर खत्म होती है, 0 से अंत होने वाली संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में आपको 5 और 2 अवश्य देखने को मिलेगा। अगर ये आपको बात पता है तो आपका ये प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 0 पर समाप्त होने वाली संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणा 5 अवश्य उपलब्ध होता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अगर अब इसके बाद में प्रश्न, ये तो आपका रहा जो इसके पीछे जो आपके काम कर रहा है, क्रियाविधि, क्या क्रियाविधि काम कर रही थी, ये उस प्रकार से मैंने आपको करके बताया। अब हम उत्तर देखते हैं। ये तो आपको जानने की बात नहीं, ये आपके जानने लायक चीज थी। अब इसका उत्तर करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं 6 की घात है n, 6 की घात n, 6 का अभाज्य गुणनखंड होता है दोस्तों 2 इंटू 3। इस पूरे की घात कितनी हो जाएगी? n। चूंकि हमें इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 और 2 कहीं भी 2 तो दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए यह संख्या कभी भी इस पर 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ लिखना है, चूंकि इसको चूंकि का चिन्ह बोलते हैं। चूंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपलब्ध नहीं है, इसलिए चूंकि का चिन्ह ये होता है तो इसलिए का चिन्ह ये होता है। इसलिए 6 की घात n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। मतलब इसका उत्तर तो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 लाइन का ही था। ठीक है, ये बात समझने वाली, ये इतनी बड़ी बात थी जो आपको समझने वाली थी, ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। उत्तर तो इसका इतना सही था, पर आपको ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी रह जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा इसको जानना। अगर ये नहीं होगा तो ये प्रश्न नहीं हो पाएगा महत्वपूर्ण। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न हमारे पास में। व्याख्या कीजिए कि ये इतनी संख्या दी हुई है और ये इतनी संख्या दी हुई है, भाज्य संख्या क्यों है? तो दोस्तों आपको भाज्य संख्या का मैंने परिभाषा याद करवाई थी, आपको याद होना चाहिए। भाज्य संख्या थी वह संख्या होती है जो स्वयं व एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से अगर विभाजित हो रही है तो वो भाज्य संख्या होगी। अगर आपको परिभाषा नहीं समझ में आई तो आप पहले शुरुआत में जाके वीडियो को वापस से देख सकते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 1, फिर 13 प्लस 13। तो आप देख सकते हैं ये एक पद है और दूसरा पद है। हमारे पास में पदों का जो वर्गीकरण, पदों का जो होता है वर्गीकरण होता है, वो प्लस और माइनस से होता है। यानी कि धन चिन्ह से और ऋण चिन्ह से। इसको धन का चिन्ह बोलते हैं, इसको ऋण का चिन्ह बोलते हैं। धन और ऋण के चिन्ह से होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में 2 ही पद है। एक पहला पद ये है और दूसरा पद ये है। आप देख सकते हैं इस पद में 13 उभयनिष्ठ है, 13 यहाँ पर भी आ रहा है और 13 यहाँ पर भी आ रहा है। तो अगर हम 13 को बाहर निकाल देते हैं, 13 को यदि हम उभयनिष्ठ बोल के बाहर निकाल देते हैं, इस पूरे पद में से यदि 13 बाहर आ जाएगा तो बचेगा कितना? 7 गुणा 11। इसी प्रकार इस पद से 13 बाहर आता है तो बचेगा कितना? 1। 0 नहीं बचता, 1 बचता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड में आपको इसके गुणनखंड दिख रहे हैं। 13 को जब हम 7 गुणा 11 प्लस 1 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में ये संख्या आ जाएगी। इसका मतलब, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका मतलब इस संख्या के गुणनखंड आपके पास में मौजूद है। इस संख्या के गुणनखंड में 13 भी आ रहा है, जबकि मैंने आपको क्या बताया था, आपके अभाज्य गुणनखंड में स्वयं और एक के अलावा कुछ संख्या नहीं होनी चाहिए। इसमें स्वयं तो है ही, एक तो है ही, पर उसके अलावा क्या है? 13 भी मौजूद है।
तो इसका मतलब ये अतः ये संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। क्या लिखेंगे, चूंकि इसके इसके यानी कि पहली संख्या के इसके अभाज्य गुणनखंड में 13 उपलब्ध है, अतः इसलिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 कॉमा लगा के 1 अभाज्य संख्या है। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको ये वाला प्रश्न भी हल करना है, इसी में भी ये भी लिखना है सेम इसी प्रकार से। 6 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब आप देख सकते हैं ये कितना, ये एक पद है और ये दूसरा पद है। इस पद में 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, यानी कि 5 क्या है, कॉमन है, 5 उभयनिष्ठ है, 5 को बाहर ले लेंगे। 5 को यहाँ से बाहर लिया तो 5 के अलावा जितने भी बच रहे सब लिख दो, 7 6 3 2 1, और यहाँ से अगर 5 बार आएगा तो अभी मैंने आपको बताया था 1 बचता है, यानी कि इसमें भी यही लाइन लिखनी होगी, चूंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 उपलब्ध है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, अंत में हमारा इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, लास्ट सवाल हमारा इस प्रश्नावली का मैं आपको दोस्तों करवाने जा रहा हूँ। ये इसका उत्तर था और ये इसका उत्तर भी बहुत छोटे से हो जाएगा। क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक साथ एक ही स्थान से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक वृत्ताकार मैदान, ऐसा वृत्ताकार मैदान है, इस वृत्ताकार मैदान के चक्कर यहाँ से लगाना शुरू करता है, यहाँ से पूरा भाग के वापस यहाँ पे आएंगे। कौन, सोनिया और रवि, दोनों के दोनों इस मैदान का चक्कर एक स्थान से एक ही समय पे लगाना जब शुरू करेंगे, करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर, मतलब पुनः वो यहाँ पर कब आकर मिलेंगे, इस स्थान पर, ये स्टार्टिंग है, शुरुआत, प्रारंभिक बिंदु है ये, इस प्रारंभिक बिंदु पर वापस से कब आकर मिलेंगे, ये आपको निकालने के लिए सीधी सी इसकी बात है, आपको एलसीएम निकालना है। आप याद भी कर सकते हैं और याद नहीं तो मैं आपको बताता हूँ क्यों, इसके पीछे का कारण मैं आपको बता सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले आपका कौन, सोनिया, सोनिया यहाँ से जब चक्कर लगाना शुरू करेगी, आपका यहाँ से लगा के यहाँ पर आ जाएगी, तो सोनिया आपका चक्कर लगेगी 18 मिनट में। पर उसके पहले रवि, अगर रवि चक्कर लगाएगा तो रवि 12 मिनट में चक्कर लगा लेगा, यानी कि सोनिया, रवि पहले ही चक्कर कंप्लीट कर लेगा, यानी कि अगर रवि ने यहाँ से शुरुआत की चक्कर लगाने की तो रवि ने 12 मिनट में तो आपका मैदान का चक्कर पूरा कर भी लिया, और 12 मिनट पूरा चक्कर करने के बाद में रवि ने दूसरा चक्कर भी शुरू कर दिया, जबकि सोनिया 12 मिनट में कुल कुछ यहाँ पर होगी, उसका इतना डिस्टेंस, इतना जो दूरी है उसकी बाकी रही होगी, इसका मतलब सोनिया रवि से पीछे रही होगी, इसका मतलब वे किसी एक उभयनिष्ठ समय के ऊपर आपस में आके मिलेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं, 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो 18 का एलसीएम निकालने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड को हल करते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 अभाज्य गुणनखंड से, और 12 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। तो दोस्तों इसका एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, एलसीएम निकालने के लिए हम अधिकतम घात को लेते हैं 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 2, यहाँ पर 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1। अब दोस्तों यहाँ पर 2 की घात 1 है और यहाँ पर 2 की घात 2 है, तो हमें अधिकतम घात को उठाना है, यानी अधिकतम घात कितनी है, 2 की घात 2 होता है। इसी प्रकार 3 की अधिकतम घात यहाँ पर 1 है, 3 की अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, तो हमें अधिकतम घात को उठाना है, यानी कि 3 की घात 2, यानी कि इसका एलसीएम निकालना है दोस्तों। 2 की घात 2 होता है 4, 3 की घात 2 होता है 9, यानी कि 9 चौक 36 मिनट, यानी कि 236 मिनट एक ऐसा आंकड़ा है जिस पर कि दोनों कितने भी चक्कर, अब 36 मिनट में आप खुद देख सकते हैं 36 मिनट के अंदर सोनिया कितने चक्कर लगाएगी, सोनिया 18 मिनट में एक लगाती है, 18 दूना 36, 2 चक्कर सोनिया लगा लेगी, और रवि रवि 12 मिनट में लगाता है तो रवि 36/12, यानी कि रवि 12 या 36, रवि 3 चक्कर लगा लेगा। चक्करों की संख्या नहीं पूछी है,
ये पूछा है आपका कि कितने समय पश्चात वापस से यहाँ पर मिलेंगे ये लोग, यानी कि रवि यहाँ पर 1, 2, 3 चक्कर लगाने के बाद में यहाँ पर पहुंच जाएगा, जबकि सोनिया उतने ही समय में कितने चक्कर लगाएगी, 2 चक्कर लगाएगी। आपको इस सवाल में पूछा नहीं, पर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों आज हमने प्रश्नावली 1.1 खत्म कर दी है। पूरे अच्छे तरीके से हमने शुरुआत से लगाकर अंत तक पूरी प्रश्नावली को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब दोस्तों बात आती है आपके ऊपर, आपको इस प्रश्नावली का घर पे जाके पुनरावृत्ति करना है, आपको इसका अभ्यास करना है। ये वीडियो एक बार आपने देख लिया, उसके बाद दूसरी बार फिर से आपको देखना है इस वीडियो को, अगर आप भूलने लगते हैं तो उसके बाद में आपको इसका प्रश्नावली 1.2 मैं आपको इसी चैनल के ऊपर करवाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में इसी चैनल के ऊपर। ये मैंने एक बहुत ही बड़ी मुहिम छेड़ी है आपको हिंदी माध्यम के अंदर आपको सिखाने की। तो इसे व्यर्थ ना जाने दें और आप इसमें मेरा साथ जरूर बना कर रखें। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, उसको शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें और उस हर व्यक्ति तक पहुंचाएं जिससे हिंदी माध्यम में जो पाठ्य पुस्तक का जो उत्तर है वो आपको नहीं मिल पाता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।